Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जी जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 17th of February 2024. अच्छा जी, अब ये जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये लेक्चर, उनके लिए कि ये लेक्चर कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ताकि हर काम करने का एक मकसद होता है। तो क्या है मकसद जी इस लेक्चर को डिस्कस करने का? ये जो मटेरियल हम डिस्कस करेंगे ये आपका इस्तेमाल होगा इंग्लिश एसे के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वहां पर, और जो मेन चीज है जिसको मैं टारगेट करता हूं वो है आपकी क्रिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाए और आपकी आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच डेवलप हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़कर जो बाकी हमारे अदारे हैं वहां पर इन दो चीजों के ऊपर वर्किंग बिल्कुल नहीं की जाती। तो ये चीज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाते हैं तो आपकी मिस होती है, जिसकी वजह से आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन इसके बावजूद जो है आप एलोकेट नहीं हो सकते, या आप जो है अपनी जो डिजायर है, ड्रीम है, उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो इस वजह से है जी, ये इन एरियाज के ऊपर आपका फोकस रहेगा मेरा। और साथ में एक और चीज भी बता दूं, ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहूंगा, जल्दी जल्दी मेन टॉपिक पे आना चाहूंगा। वो ये है कि इन चीजों को एनालाइज करने का जो मकसद है, जैसे कि ये हमारा आज का जो है टुडे डॉन न्यूज़पेपर, उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन है। इसके अंदर मैं 1, 2 एंड 3 ये वाले एडिटोरियल्स आपके साथ जो है डिस्कस करूंगा। और उसके बाद हमारा ये जो ओपिनियन वाला सेक्शन है इसके अंदर मैं 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये जो ओपिनियन है इनको डिस्कस करूंगा। दो इट इज अ पेड लेक्चर होगा ये वाला, और आप इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं अगर आपने नहीं करवाई। लेकिन जो मेरा बात करने का मकसद है, जिस तरह से मैं ये एडिटोरियल आपके साथ डिस्कस करता हूँ इसी तरह से ओपिनियंस को भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन डिस्कशन करने का मकसद ये नहीं है, जिस तरह अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसका वोकैबुलरी बता दें, सर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बता दें। बेटा ये मेरा मकसद होता है कि इस जो रिटर्न में लिखा है इसके अंदर जो एक मेन आइडिया है वो मैं आप तक कन्वे कर दूं, एक चीज। दूसरा, इसके अंदर कोई जो अगर इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्गुमेंट्स हैं वो आपके पास आपको कन्वे कर दूं, ताकि आपके जो आइडियाज की मेच्योरिटी हो जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा जो लेक्चर डिलीवर करने का मेन टारगेट होता है, वो मेरा काम होता है आइडियाज के ऊपर मैं वर्क करूं, आपके आइडियाज को मेच्योर करूं, जो कि मुझे पता है। और बाकी वो कैबरी होगी या उर्दू ट्रांसलेशन होगी, वो तो मल्टीपल सोर्सेज हैं, वहां से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम रहेगा। बहरहाल ये इस एडिटोरियल का जो लेक्चर है ये अभी डिस्कस किया जाएगा। और ओपिनियन के लिए अगर आपने अभी पेड नहीं अपना सब्सक्रिप्शन ली तो आप ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। और इसकी प्राइस भी हमने लेस देन द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर, कितने का आ रहा है, आई थिंक सो 35 रुपीज का आ रहा है। तो एक लेक्चर जो है वो उसकी प्राइस 35 रुपीज से भी कम हमने रखी है। क्यों रखी है? ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। इसका ये नहीं है कि इसकी क्वालिटी बड़ी लो है तो इसलिए थोड़ी रखी है, ठीक है, क्योंकि सस्ती चीज अक्सर लोगों को पसंद भी नहीं आती। लेकिन बहरहाल आपको जो है पीडीएफ लिंक जो है मिल जाएगा इस लेक्चर का और टुडे न्यूज़पेपर का डिस्क्रिप्शन के अंदर। व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 3 हम इसके चैप्टर बना देंगे, इनमें से जो चैप्टर आप सुनना चाहें अपनी मर्जी से सुन सकते हैं। आप बाउंड नहीं है कि पूरी का पूरा जो है आप ये वीडियो सुने। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और बी अ पार्ट ऑफ पेन फैमिली, आपने ये कमेंट सेक्शन में अपना जो है फीडबैक जरूर देना है। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अलेक्सी नवल्ने डाइड ऑन 16th of February 2024, यस्टरडे जी इनकी डेथ हुई है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बस आपने ये बताना है। इतना ही काफी है आपके लिए कि किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। और अगर आपके पास टाइम हो तो हल्का सा 1-2 मिनट के लिए इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ लेना है। अगर फ्यूचर में आपको ये कहीं काम ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। सो जी, नो सरप्राइज, हमारा फर्स्ट एडिटोरियल इसके अंदर क्या बात करेगा, इसका जो क्रक्स है इस पूरे का पूरे एडिटोरियल का, वो है जी ये आपका क्रक्स। इसके अंदर एक इंटरव्यू है, बल्कि 2 इंटरव्यूज हैं। वो किसके हैं? जमाते उलमा इस्लाम जो फजल है उसके, फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके 2 इंटरव्यूज जो है उन्होंने अभी टीवी जो चैनल है उसको दिए।
उन इंटरव्यूज के अंदर जो साइफर कंस्पिरेसी है उसको लेकर जो है वो बात करेगा। और अगर इसी चीज को मैं पिक्चर में दिखाना चाहूँ, जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर की पिक्चर है, तो वो ये आपके सामने है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और ये पीटीआई का उन्होंने ट्रक बनाया है। और आपको पता है कि इनको जो है इनके पास जो है डीजल जो है उसकी जो है मिनिस्ट्री होती थी, तो इस नाम से इनको जो है पुकारा जाता था। तो ये आपके सामने है कि अब ये सपोर्ट कर रहे हैं किसको, पीटीआई को, मौलाना फजलुर रहमान। और इंटरव्यू उन्होंने दे दिया। अब उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने क्या कह दिया, वो जो भी इन्होंने कहा, एक तो हम वो देखते हैं कि इन्होंने कहा क्या, और दूसरा वो चीज जो इन्होंने कही वो पेपर पर्सपेक्टिव में या हमारे आइडियाज की मेचोरिटी में कहाँ हमारे काम आ सकती है, वो हम देखने को। क्योंकि मेरा मेन मकसद होता है कि हर एक चीज को, हर एक न्यूज को, वैसे तो खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव में क्या ये कहीं काम आ सकती हैं या हमारे आइडियाज को कहीं मेचोरिटी दे सकती हैं, तो वो चीज हम देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ इस ओपिनियन को। कहते हैं कि इंटरव्यू दिया जो JUIF के हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा कि 2022 में 2022 के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, जो इमरान खान के खिलाफ जो है दिया गया था, उसमें जनरल कमर जवेद बाजवा और ISI के जो चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, इन दोनों का हाथ था। इन दोनों की मिली भगत से जो है ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये करवाया गया। उसके बाद एक और इंटरव्यू वो देते हैं, उसके अंदर वो कहते हैं कि मैंने ना गलती से नाम ले लिया था फैज हमीद साहब का। ठीक है, तो मेरा बात करने का कहते हैं मकसद ये था कि उस वक्त के जो इनके बाद जो आए थे दूसरे चीफ ISI के, जो इनके सक्सेसर थे, तो उन्होंने जो है ये अपना रोल अदा किया था। ये फैज हमीद साहब ने जो नहीं थे, दूसरे बंदे थे। बहरहाल उनका कहने का मकसद ये था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा और ISI के जो चीफ थे उस वक्त के, इन दोनों बंदों ने मिलकर जो है PTI की गवर्नमेंट को तोड़ा। ठीक है, ये उन्होंने जमात उलमा इस्लाम के जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने ये इंटरव्यू में कह दिया। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, तो उसके बाद जो PTI की जो पार्टी है उसने कहा कि ये तो कंफर्मेशन है हमारे स्टांस की, जो साइफर कंस्पिरेसी हुई थी, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिका वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ करवाई थी इस आर्मी चीफ के साथ मिलकर। तो ये जो फजलुर रहमान साहब इंटरव्यू दे रहे हैं, इन्होंने तो वो चीज हमारी कंफर्म कर दी कि हम लोग सही कह रहे थे। और क्या कह रहे थे, साइफर बेसिकल होता है, साइफर कहते हैं कोडेड वर्ड्स के अंदर जो है कुछ रिटर्न, आप कोडेड वर्ड्स आप कह लें, कोडेड कोई मैसेज होता है, साइफर उसको कहते हैं। और इमरान खान की जब गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वो लाहौर में एक जलसे के दौरान ये मैसेज लोगों को देते हैं, एक पेपर जो है दिखाते हैं और कहते हैं कि जनाब अली ये हुआ इस तरह से, कहा कि अमेरिका वालों ने मुझको कहा था कि जिस तरह से आप एक्शंस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये जो है आप इससे बाज आएं, आप मिलकर हमारे साथ चलें, वरना फिर आपकी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये इस साइफर के अंदर कहा गया। और जब मैंने नहीं बात मानी, तो मेरी इन चीफ्स ने मिलकर क्या किया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर मेरी गवर्नमेंट को मुझे उतार दिया। तो ये चीज वो कह रहा था, और इसी को साइफर केस हम कहते हैं कि इसने सेक्रेट लॉज की जो वायलेशन की है। ठीक है, तो बहरहाल ये डिबेट हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत ज्यादा कर चुके हैं, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं जो बात आज की है वही करूंगा, ताकि जितने कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा डाटा पहुंच सके वो बेहतर है, बजाय कि मैं रेपिटेशन शुरू कर दूं और टाइम जो है बहुत ज्यादा हो जाए आपका। ठीक है, तो बहरहाल साइफर जो कंस्पिरेसी थी वो क्या होगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसके ऊपर एक मोहर लगा दी कि ये सही थी, ऐसे ही थी। अब दूसरी तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि जो मौलाना साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, बेसिकली वो गवर्नमेंट के अंदर कुछ सीट्स जो हैं वो सिक्योर करना चाहते हैं। तो उस वजह से वो चाहते हैं कि कुछ उनको गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा मिल जाता, तो वो नहीं मिला, तो अब वो इस तरह के काम करने पे उतर आए हैं। बहरहाल ये चीजें हो गई थी। अब जो है नेवर वांटेड टू रोल, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ ये भी कहते थे कि मैं तो नो ट्रस्ट वोट का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरे जो साथी हैं, मेरे साथ वाले हैं, उनके प्रेशर की वजह से मुझे हिस्सा बढ़ना पड़ा उस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। और आपको पता है उसके बाद PDM की गवर्नमेंट बनती है, और उस PDM की गवर्नमेंट के हेड जो थे, जो रनर मेन थे, बंदे थे जो इसको चला रहे थे, वो कौन थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब थे, जो लीड कर रहे थे। ठीक है जी, तो ये स्टोरी होगी सारी हमारे पास जो चल रही है न्यूज के अंदर, तो ये चल रही है। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव में। तो वो एडिटोरियल लिखने वाला कहता है कि असल में ये सारे अनदर लिंक, इसका दूसरा भी लिंक है। अब दूसरा लिंक ये है कि
2017 में नवाज शरीफ साहब को उतारा गया। उसके बाद 2018 के इलेक्शन से पहले जो प्री पोल जो है एक धांधली करवाई गई, ताकि उसको नवाज शरीफ साहब को क्या रखा जाए, बाहर ही रखा जाए इलेक्शन से, ठीक, कीप हिम आउट। उसके बाद जनाब अली पीटीआई की गवर्नमेंट आती है इंडिपेंडेंस की मदद से, और फिर बाजवा साहब की जो सर्विस है उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, और उसके बाद मीडिया का जो है उसका क्रैकडाउन किया जाता है, और फाइनली फिर अब इमरान खान की गवर्नमेंट उतार दी जाती है। और पूरा ये एक साइकिल है जिसके अंदर पहले नवाज शरीफ को पावर से नीचे उतारा जाता है, और उसके बाद इमरान खान को पावर में लेकर जाया जाता है, और उसके बाद इमरान खान को भी पावर से नीचे उतार दिया जाता है। तो ये एक पूरे का पूरा साइकिल है जो जिसके साथ हम इस इंटरव्यू को लिंक कर सकते हैं। और इस साइकिल में ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस कर रही है, और ये इमरान जमात इस्लामी के उलमा इस्लाम के जो फजल रहमान साहब है उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन कर दी है। तो अब वो आगे बातें करते करते फिर वो ये कहता है कि हमें ना अब और ज़्यादा जो है मिस्टेक्स जो है ना बार बार नहीं करनी चाहिए। और ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू जो है ये बेसिकली इससे क्या होगा कि ये जो हिडन फोर्सेस हैं ये और ज़्यादा सामने आ जाएंगी लोगों के, और पाकिस्तान जो है एक जो रिकवरी के रास्ते पर चलना शुरू कर देगा, कि जो लुकी छुपी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं ये के लेके जाऊं तो यहां पर हमें क्लैरिटी होगी कि डेमोक्रेसी के साथ पाकिस्तान में असल में हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का नाम तो है, लेकिन उसके पीछे बैक पे क्या है, जो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका रोल जो है पॉलिटिक्स के अंदर, वो हमारे सामने इस इंटरव्यू के बाद खुलकर हमारे सामने आ जाता है। और उसके बाद अनइलेक्टेड फोर्सेस जो हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ही कोई हम कहते हैं अनइलेक्टेड फोर्सेस, तो पता चलता है कि किस तरह से ये जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा हल्डर बन चुके हैं। अब जे फजलुर रहमान साहब ने जो इंटरव्यू में बात की वो सही की या गलत की, इसके ऊपर मैं नहीं जाता। अगर तो अभी तो उन्होंने स्टेटमेंट दी, और उस स्टेटमेंट से तो फिर यही साबित होता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक अच्छा रोल अदा नहीं कर रही, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मैच्योर ही नहीं होने देने जा रही। अब क्यों नहीं होने दे रही, क्या वजह है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे ओपिनियंस के, एडिटोरियल्स के, तो उसके अंदर बड़ी बातें इसके बारे में खुल खुल के हो रही हैं कि आखिर सोचते क्या हैं, क्यों ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे मिलिट्री लीडर्स हैं, क्यों ये ऐसा काम करते हैं, क्यों ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते। तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, स्पेशली ओपिनियंस और एडिटोरियल जितने भी हों, आप एक दफ़ा सुने, 2-4 दिन में आप सारे तकरीबन सुन लेंगे, तो वो आप जो है ना एक के पास एक नॉलेज बेस आपके पास आ जाएगी, और उसके बाद फिर इन लेक्चर्स को सुनना और आपके लिए जो है ना बेनिफिशियल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। दूसरा है ग्लूमी प्रोग्नोसिस। अब पहले तो वर्ल्ड आ जाए, इकोनॉमी की बेसिकली इसके अंदर बात होगी आपकी, जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमी का, ठीक है। तो ग्लूमी का मतलब बेसिकली होता है, ग्लूमी बेसिकली आप कह सकते हैं डार्क, अंधेरा, या बहुत कम रोशनी होना, ठीक है ना, या डिप्रेस होना, डिप्रेसिंग सिचुएशन को आप कह सकते हैं। और प्रोग्नोसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना। तो यहाँ पर जो है प्रिडिक्शन ये की गई है कि बहुत कम रोशनी है, बहुत कम ही जो है ना अपना कह लें कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और प्रिडिक्शन यही की गई है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके बारे में ये प्रिडिक्शन की गई है कि जनाब अली कोई आपको इसके अंदर प्रोग्रेस नज़र नहीं आने वाली इलेक्शंस के बाद भी। अब ये कौन करता है, अब कैसे करता है, वो अब आपको मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूँ। तो पहले क्रक्स सुन लें जी, क्या होता है मूडीज जो है। मूडीज क्या है ये भी बताता हूँ। उसने एक रीस ये एक समझ लेंगे एक रेटिंग एजेंसी है जो कि रेट करती है, बताती है क्या किसका क्या लेवल है। तो रिसेंट उसने एक असेसमेंट की है पाकिस्तान के बारे में इलेक्शंस के बाद। तो पहले तो उसने कहा है कि जो पाकिस्तान के इलेक्शंस है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि चैलेंज हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया है कि जनाबी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आ रही है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी वो कहता है इसी वजह से फिर रहेंगे, दूर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आईएमएफ के साथ जो आपकी डील है नई गवर्नमेंट की वो मुश्किल हो जाएगी करना। तो इकोनॉमी के क्राइसिस भी रहेंगे। तो इस तरह से वो बता रही है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इनका जो फ्यूचर है वो कोई ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, कोई स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। और उसको कैसे नहीं नज़र आ रहा वो भी आपके साथ वो इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करता है। तो पहले इससे पहले कि मैं इसकी डिबेट शुरू करूं, तो मूडीज क्या है पहले हल्का सा इसका आप टच ले लें।
मूडीज बेसिकली ये तीन मेन जो है बड़ी वर्ल्ड की रेटिंग एजेंसीज हैं। एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, दूसरा फिच रेटिंग और तीसरा मूडीज। ये तीनों ही जो है ये अमेरिका की हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं बाय मार्केट शेयर। अब इनका अगर शेयर देखें तो 40% जो है वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर का है ग्लोबल रेटिंग के अंदर, और 40% मूडी का है, और फिच की रेटिंग जो है वो 15% है, और 5% अदर है। अब ये करती क्या है, ये बेसिकली किसी मुल्क की, या आप कह सकते हैं मुल्क की, इसके अलावा आप कह सकते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी की या कोई और भी, तो उनका जो प्रेजेंट पास्ट और इस तरह उसकी प्रेजेंट सूरत हाल को एनालिसिस करती हैं, और उसके बाद जो है ये देती हैं अपनी रेटिंग के। इनका रेटिंग का एक तरीकाकार होता है जिसके अंदर A B C ग्रेड्स नहीं दिए जाते, तो उसको ये देती हैं कि ये कितना ये वाला कंट्री कितना जो है स्टेबल है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में खास तौर पर, और यहाँ पर पैसे खर्च करने या नहीं करने चाहिए। तो जो बिजनेसमैन क्लास है, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, फिर वो इनकी रेटिंग्स को चेक करते हैं, और अगर इनके पास जो है किसी मुल्क की रेटिंग अच्छी हो तो फिर लोग या वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर रेटिंग अच्छी नहीं है तो फिर वो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि इसका मतलब है यहाँ पर ओवरऑल जो इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, और अगर हम पैसे खर्च यहाँ पर करते हैं, ज़ाहिर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो लाखों में तो नहीं होगी, वो तो करोड़ों अरबों रुपए के अंदर होगी ना, वो तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो वो फिर जो है इसलिए नहीं करते कि कल को हम पैसे यहाँ पे लगा दें और ये मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़राब है, ये कल को डिफ़ॉल्ट हो जाए तो हमारा जितने की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो भी सारी डूब जाए। तो इसलिए फिर ये जो रेटिंग्स होती हैं ना, जो ये करती हैं रेटिंग एजेंसीज, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने रेटिंग की है वो कोई अच्छी नहीं की, तो वो इन्होंने की कैसे है और क्या की है वो अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो मूडीज ने ये असेसमेंट की है कि इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया है पाकिस्तान के अंदर उसको कर दिया गया है चैलेंज, और कहा गया कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। एक चीज तो ये, दूसरी तरफ जो थोड़ी बहुत सीटें जीत कर आ गए हैं तो वो बनाएंगे अब कोalition गवर्नमेंट, यानी कि हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसी पार्लियामेंट होती है जिसके अंदर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की सीट मेजोरिटी नहीं होती, यानी कि उसके पास इतनी सीटें नहीं होती कि वो अकेली पावर में आ सके। तो वो फिर क्या करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो उस पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं, हंग पार्लियामेंट, ठीक है। तो कोalition गवर्नमेंट बनने वाली है, तो ये दो चीजें हो जाती हैं। इन दो चीजों को सामने रखकर, ठीक है ना, तो फिर मोदीज क्या कहती है, मूडीज मूडीज ये कहती है बेसिकली कि मोर पॉलिटिकल एंड इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, आगे मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो कहती है कि कोalition गवर्नमेंट जो आई है ना, जो आई है ये अब यहाँ से, वो होती है वीक, कमजोर होती है, वो बड़े फैसले नहीं कर सकती, कैन नॉट टेक एक्शंस रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स, वो बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स नहीं कर सकती। रिफॉर्म्स क्या करनी है, ये पहले भी बता चुका हूं आपके साथ कि अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एलीट क्लास है, उसकी सब्सिडी बंद करनी है, नहीं कर सकेगी। इसके अलावा रियल एस्टेट पे टैक्स लगाना है, नहीं लगा सकेगी। इसके अलावा आपकी जो है उन्होंने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना है, नहीं लगा सकेगी। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स हैं उनके हैं, और वही पार्लियामेंट में बैठे हैं, और वो नहीं लगाने देंगे आपको। इसलिए जो फिर ये कोalition गवर्नमेंट होती है ये बड़ी कमजोर होती है, ये बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी। एक चीज ये कौन कह रहा है, मूडीज कह रही है कि ये बड़ी रिफॉर्म्स नहीं कर सकेगी जो चाहिए इकोनॉमी को सही करने के लिए। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये है कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आएगी इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए आईएमएफ का एक प्रोग्राम, क्योंकि इसको जरूरत है, इसको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चाहिए, और वो लेना इसके लिए हो जाएगा मुश्किल। मुश्किल क्यों हो जाएगा, क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं है इस गवर्नमेंट के ऊपर। कोalition गवर्नमेंट है, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट है, हो सकता है कि अपने 5 साल पूरे ना करें, हो सकता है 1 साल चले, हो सकता है 2 साल चले, तो पहले ही कोलैप्स कर जाए। तो फिर इस जैसी गवर्नमेंट को, जो कमजोर गवर्नमेंट होती है, आईएमएफ भी बड़ा सोच समझ के उसके साथ क्या करती है, डीलिंग करती है। तो इस सूरत हाल में फिर ये होगा कि आईएमएफ जो है, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर नहीं देती, प्रोग्राम हमारे साथ नहीं बनता आईएमएफ के साथ हमारा, तो हम तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। क्यों डिफॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि अगर आईएमएफ हमको पैसे नहीं देता,
तो जो दूसरे जहां से हमने कर्जा लेना होता है किसी बायलेटरल यानी किसी मुल्क से, किसी और मल्टीलेटरल से, वर्ल्ड बैंक के ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले लें, जहां से हम हर एक बंदे से पैसे ले लेते हैं, कमर्शियल लैंडर से। तो जब आईएमएफ जो है वो हमें पैसे नहीं देगा, हम पर एतमाद नहीं करेगा, तो ये जो दूसरे पैसे देने वाले और समझ लें कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरे लैंडर्स हैं, ये भी हम पर एतमाद नहीं करेंगे। तो आईएमएफ का एतमाद करना, पैसे देने का मकसद मतलब ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद का इजहार किया है कि ठीक है, इसको पैसे देंगे तो कोई मसला नहीं है, ये पैसे वापस कर देगा। और जब आईएमएफ जो है वो एतमाद का इजहार करेगा, तो फिर वर्ल्ड बैंक भी कर लेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कर लेगा, और दूसरे जिनसे हम थोड़े बहुत पैसे मुल्कों से लेते हैं वो भी एतमाद का इजहार कर देंगे। तो यहां से फिर क्या होगा, जब आईएमएफ पैसे नहीं देगा तो ये भी नहीं देंगे, और ये भी नहीं देंगे तो हमारा तो मुल्क चल रहा है कर्जों के ऊपर, तो फिर अल्टीमेटली हम तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। और दूसरी तरफ जो गुल्फ नेशंस हैं, ठीक है ना, जिन्होंने, जो हमारे गुल्फ कंट्रीज हैं, यानी कि जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इस तरह के जो वहां पर है, तो वो उन्होंने तो हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस चीज को लेकर जो है, जो कमजोर गवर्नमेंट और ये इलेक्शंस और ये चैलेंज और ये फ्री एंड फेयर ना होना, तो इस चीज को देकर और आईएमएफ और ये डिफॉल्ट की सूरत हाल को देकर वो भी क्या है, हिचकिचा रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से। उनको भी डर है कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं। तो जनाब ये है सूरत हाल, जिसके जो कि प्रेजेंट सूरत हाल है, जिसके ऊपर मूडीज ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसी एडिटोरियल को लेकर जाऊं, तो इलेक्शंस का लिंक आपने देखा किस तरह से जो इलेक्शंस हैं वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस, इन दोनों के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और आप इकोनॉमिक क्राइसिस से भी निकल आएंगे। आईएमएफ भी आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आएगी और आपके साथ जो है वो क्या करेगी, आपको अच्छे से लोन भी दे देगी, मुनासिब रेट पर दे देगी। जब एक स्ट्रॉन्ग आपकी जो है ना पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैसे होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आप इंटरलिंक कर सकते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान पे देखें तो इलेक्शंस तो फ्री एंड फेयर हुए नहीं। इसके अंदर जो है, अभी हमने जैसे पहले एडिटोरियल में देखा, तो एस्टेब्लिशमेंट जो है सबसे बड़ा हर्डल तो वही है, वो ही नहीं किसी तरफ लगने देती, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर कमजोर गवर्नमेंट, हंग पार्लियामेंट आएगी, कोalition गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि वो इनकी फेवर में है, ठीक है। लेकिन वो मुल्क की फेवर में नहीं है, ठीक है। मुल्क की फेवर में इसलिए नहीं है कि फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहेगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी रहेंगे, और आईएमएफ के हमें तरले भी ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ये चीज है जी, इस एडिटोरियल में आपने सीखा इलेक्शंस को किस तरह से आप इन सब चीजों के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। पीएसएल बगेन, पीएसएल जो शुरू होने वाला है, पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है ना। और क्रिकेट की बात होगी इस एडिटोरियल के अंदर, स्पोर्ट्स की बात होगी। तो कहना क्या चाहता है, क्योंकि ये हमारे पेपर पर्सपेक्टिव में इतना ज्यादा जो नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक दो जो मेन बातें हैं सिर्फ वो आपके साथ कर देता हूं, कि जो 9th एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का, वो आज जो है शुरू होने वाला है। एक चीज तो ये, दूसरा ये है कि जो सुपर लीग है ना, ये एक चांस देती है प्लेयर्स को, जो छोटे लेवल के ऊपर खेल रहे होते हैं, कि उनको एक चांस मिलता है कि वो अपनी काबिलियत लोगों के सामने पेश करें और अच्छे खेल का मुजाहरा करें, ताकि फिर उनको नेशनल टीम के अंदर जो है जगह मिल सके। और नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो है वो जून के अंदर हो रहा है, कहां पर हो रहा है, यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर होने जा रहा है। तो इस पीएसएल से अगर कोई खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे पीएसएल के अंदर, तो अल्टीमेटली फिर जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है और लोग हैं, उनकी नजरों में अपनी परफॉर्मेंस से वो क्या करेंगे, सोसाइटी के अंदर जगह बना लेंगे, और अल्टीमेटली उनको फिर चांस मिल जाएगा कि जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज के अंदर होने जा रहा है, वहां पर जाकर वो परफॉर्म करें। इसके साथ साथ वो कहता है कि ये जो फ्रेंचाइज है, ज़ाहिर है बिजनेस है ना, ये पीएसएल भी, पाकिस्तान सुपर लीग भी, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कैसा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है बहरहाल। तो बहरहाल ये जो फ्रेंचाइज हैं, ये क्या कर रही हैं, ये जो अंडर 19 है, एक ये तो होते हैं अंडर 20, और ये अंडर 19 की जो क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उनको भी क्या मिलता है, मौका मिलता है कि वो भी परफॉर्म कर सकें और अपनी जगह फ्यूचर में बना सकें। तो बाहर पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं लेकर जाऊं, तो पहले तो ये क्रिकेट ज़ाहिर है एक स्पोर्ट्स है,
तो स्पोर्ट्स जो होती है वो एक हेल्थी सोसाइटी को जन्म देती है। अगर आपकी सोसाइटी में लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटीज से बच जाएंगे, तो अपना जो वो है एनर्जी अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा, हम रह रहे हैं एक ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इंटरकनेक्टेड हैं, हम आइसोलेशन के अंदर नहीं रह सकते। तो ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये हमें आइसोलेशन से बाहर निकालती है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर, वो मुख्तलिफ दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहां जाकर स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो मुल्क जो है वो आइसोलेशन में फिर नहीं रहता, दूसरी दुनिया के अंदर उसका नाम भी आता है। कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, आप वहां जाते हैं, वहां से लोग आपके मुल्क में आते हैं, तो कल्चर का एक्सचेंज होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर क्या होती है, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी इसका अहम किरदार अदा करती है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बड़ी इस्तेमाल की गई। बिजनेस हो सकता है, इसके साथ ट्रेड हो सकती है। बाहर तो गेम हो रही होती है, लेकिन अंदर स्पोर्ट्स के बहाने से जो है रिप्रेजेंटेटिव दो मुल्कों के वो बैठकर गपशप कर रहे होते हैं बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, अपने रिलेशंस को बेहतर करने के ऊपर। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जिस तरह से परवेज मुशर्रफ साहब इंडिया में गए थे वाजपेयी के दौर में, तो वहां पर जाकर उन्होंने डिस्कशंस की। तो इस तरह से आप जो है स्पोर्ट्स को इस नजर से भी आप देखना शुरू करें, ताकि आपके जो आइडियाज हैं वो मिच्योर हों। तो बच्चों, ये था आपका 2 डे जो एडिटोरियल्स का लेक्चर्स था। ओपिनियन का लेक्चर इसके बाद इंशाल्लाह वो भी शेयर किया जाएगा। और ओपिनियन की रजिस्ट्रेशन आप जरूर लें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उससे हमको कुछ ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये आप जो कंप्यूटेटिव एग्जाम्स इंशाल्लाह आप एलोकेट हो जाए, और उसके बाद जो है आपको आइडिया होगा कि ये जो ओपिनियंस थे कि इसने कितना अहम किरदार अदा किया है आपकी सक्सेस के अंदर। और उसकी प्राइस हमने इसीलिए बहुत लो रखी है ताकि मैक्सिमम बच्चे उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह अगर मेरी जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।